नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम साथियों बात करेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। उच्चारण स्थान परिचय। अभी उच्चारण स्थान परिचय है, इसके शब्द को अगर हम तोड़ें, ये जो उच्चारण शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, उच्चारण शब्द की उत्पत्ति, तो ये उत धन चर धन ल्यूट, इस तरीक़ा से ये टूटेगा। उत धन चर धन ल्यूट। अब ये जो उत है ये उपसर्ग है, चर इसमें धातु है और ये कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत। अब ये उच्चारण हो गया। अब उच्चारण में अगर संधि देखें, उच्चारण में संधि हो जाएगी उत धन चारण। इसको जो ता है वो चा बन जाता है। तो इस प्रकार से ये ता है वो ऊ बन जाएगा। ता का जो है, क्योंकि उच्चारण है ना, तो ये ऊ आएगा इसमें। फिर चा में ऊ बने तो ये हो जाएगा ऐसे करके ऊ प्लस चा धन चारण। तो ये ऊ है, ता का चा हो गया ना, तो ये ऐसे बन जाएगा उत धन चारण बराबर उच्चारण। नेक्स्ट है कि उच्चारण पद की प्रवृत्ति कैसी है। उच्चारण पद की प्रवृत्ति, तो इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी, ये ल्यूट है, ल्यूट प्रत्यांत है और अकारांत पुल्लिंग। ये पिछले भी हमने देखा है। इसमें पाणिनि महोदय हैं, वो कह रहे हैं कि पाणिनीय शिक्षा अनुसार जो विचार चल रहा है वो समझो। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथानुसार उच्चारण प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो विचार दिमाग में आता है। तो जब विचार आता है तो बुद्धि, पहले आता है विचार, फिर विचार से क्या चलता है, बुद्धि, लड़ाई आती है। बुद्धि से फिर आत्मा, आत्मा द्वारा संयुक्त रूप से उच्चारण का आदेश होता है। फिर क्या होता है, ये जो बुद्धि हम चला रहे हैं, यहाँ से जो उभयेंद्रियाँ हैं, उभयेंद्रिय मन को उच्चारण आदेश की प्राप्ति होती है। और फिर इसके बाद कायाग्नि मन को उच्चारण, कायाग्नि मन नहीं हुई, मानव हो गई कायाग्नि, मानव शरीर को उच्चारणा देश प्राप्त होता है। और इसके बाद में नाभि जो होती है, नाभि प्रदेश, नाभि प्रदेश से, नाभि प्रदेश से इसमें स्थित जो प्राणवायु है को उच्चारण आदेश
प्राप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया चलती है। तो सबसे पहले क्या इसमें, जो अगर एक लाइन में हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है स्वर क्रिया, फिर फेफड़े, और फिर कंठ, और फिर बाहर। ये जो चलता है, जो विचार है वो बाहर आ जाता है। तो ये ऊर्ध्वगमन क्रिया है। ये कैसी है? ऊर्ध्वगमन क्रिया है कि पूरा जो प्रकरण है वो ऊर्ध्वगमन है। आगे देखिए क्या चल रहा है। तो आगे इसमें होता है उच्चारण स्थान से जो बात करें तो उच्चारण स्थान में क्या चलता है। अब बात आ रही मूल। तो उच्चारण स्थान में क्या होता है कि वर्ण उच्चारण करते समय जीवा जिस स्थान से या जिस स्थान का, जीवा जिस स्थान का स्पर्श करती है अथवा पूर्ण सहयोग प्राप्त करती है, वह उच्चारण स्थान है। क्या बोल रहा है कि वर्ण उच्चारण करते समय जीवा जिस स्थान का स्पर्श करती है, जहाँ से जो टच होती है, तो वहाँ से पूर्ण या तो उससे पूर्ण सहयोग प्राप्त करेगी, तो वह उस स्थान से जो प्राप्त कर रही है उस स्थान को हम उच्चारण कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जीभ है तो तालु से अगर टकराएगी तो उसके लिए हम तालव्य कह सकते हैं। ऐसे उच्चारण स्थान इति उच्चारणम, अगर हम इसके लिए संस्कृत में अगर बात कह दें ये, तो हो जाएगा उच्चारणस्य स्थानम इति उच्चारण स्थानम। ये सूत्र हो जाएगा। जैसे अकारांत का उच्चारण अगर होगा तो अकारांत का उच्चारण स्थान जो बनेगा वो बनेगा कंठ। किस सूत्र से? ये बनेगा अकु विसर्ज जनिया नाम कंठा। इस सूत्र से ये बनेगा। ऐसे इका है, इका उच्चारणांत इकारांत, तो इका उच्चारण स्थान, तो इसका हो जाएगा तालु। इचु ऐसा नाम तालु। इस तरीक़ा से ये चलते हैं। उच्चारण संख्या जो है तो सबसे पहले अगर हम बात करें मूल उच्चारण स्थान की, तो मूल उच्चारण जो स्थान है वो होते हैं 5। इसमें सबसे पहले हो जाएगा कंठ,
दूसरा हो जाएगा तालु, तीसरा हो जाएगा मूर्धा, चौथा हो जाएगा दंता, पांचवा हो जाएगा ओष्ठो। तो इसमें होता क्या है, जो कंठ है मूर्धा और ये इस तरह से चलेंगे। तो कंठ से जो गाल्विक से जो मुखार बिंदु तक, मुखर विवर तक जो गलबिल है, जो गलबिल मतलब जो गला की जो बिल है, गलबिल से और मुख विवर तक, विवर तक। फिर जो तालु है ये जीवा से, जीवा के ऊपर खड्डे नुमा जो है आकृति, ऊपरी कपाल में स्थित, ऊपरी कपाल में स्थित। फिर जो मूर्धा जो है, मूर्ध से ये कठोर तालु से, कठोर तालु का उच्चारण भाग। फिर ये जो दंता है ये मसूड़ों में स्थित दंतावली। और ये जो ओष्ठ है ये हो जाएगा धनुषाकार दंतावरण। और जो ओष्ठ है इसमें एक ऊपरी ओष्ठ होता है और एक निचला ओष्ठ होता है। तो ये जो ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ है इसमें क्या है, इसे हम सधर बोलते हैं और इसे हम अधर बोलते हैं। अब मिश्रित उच्चारण क्या होता है, ये तो मूल उच्चारण हो गया। अब मिश्रित उच्चारण में अगर देखें तो मिश्रित उच्चारण क्या है, कंठ है और तालु, और ये तीन प्रकार का होता है। दूसरा इसमें हो जाएगा कंठ और ओष्ठ, और तीसरा इसका हो जाएगा दंतः, और तीसरा इसका इधर लिख लो दंतः, और तुम्हारा हो जाएगा ओष्ठ। ये इस तरीका से चलेगा। अब अगर आगे हम देखें तो जो पतंजलि महाभाष्य में, ये छोड़ दो, अब जैसे अगर हम बात करें कि विभिन्न संज्ञा आश्रित भेद चक्र की, विभिन्न संज्ञा आश्रित स्वर भेद चक्र, तो इसमें क्या होता है, होता ये है इसमें कि अकार, इकार, उकार और ऋकार, ये चार चलते हैं। तो अकार के 18 भेद हैं, इकार के 18 भेद हैं, उकार के 18 भेद हैं और इकार के 18 भेद हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी समझने जैसी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें है क्या कि जो आ, ई और ऊ और री जो हैं आदि, ये चार तो स्वर हो गए, स्वर वर्ण। मात्रा जो इनकी है वो होगी संज्ञानुसार, हिरस्व हो जाएगी, हिरस्व, और दीर्घ और प्लुत।
3 ये हो गई, 18 भेद इनके हो जाएंगे, 6 मूल भेद इनके हो जाएंगे। प्रत्येक दशा 6 मूल भेद। अब जो हिरस्य है इसके भी देखो, पहले तो ये हिरस्य दीर्घ में बट गए, जो इकार, देखो पहले ये हिरस्य दीर्घ में बट गए ना, हिरस्य जो आ ई जो भी हैं, तो पहले हिरस्य दीर्घ और प्लुत में ये बटे, हिरस्य दीर्घ और प्लुत। अब हिरस्य के भी 6 भेद हैं, हिरस्य दीर्घ प्लुत। तो ये जो हैं, तो हिरस्य के 6 मूल भेद होंगे और दीर्घ के होंगे और प्लुत के। तो 6 तियां 18 ये हो गए, ये हो गए कुल मिला के 18। ऐसे ही जो हिरस्य है तो और दीर्घ और प्लुत है, तो इनमें आप जानते हैं कि आ ई ऊ, और इसका दीर्घ हो जाएगा आ का आ ई ऊ और री, और प्लुत हो जाएगा आ ई ऊ और री। ये 3 तरीक़ा से ये हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हिरस्य के ये हो गए, हिरस्य जो चला तो उसमें हिरस्य दीर्घ और प्लुत हो गया, ये मात्रा के अनुसार हो गए इसके भेद। 18 भेद जो गिनती करनी है वो देखो कैसे होती। आकार के जो 18 भेद हैं, तो 3 तो ये हो गए, हिरस्य दीर्घ और प्लुत। फिर ये कैसे बढ़ते हैं वो समझो। अब जो हिरस्य है, अभी सब क्लियर होगा, देखो कैसे। अब स्वर के 6 भेद होंगे, 6 मूल भेद प्राकृति। तो मात्रा अनुसार इसमें होंगे, तो इसमें हिरस्य दीर्घ और प्लुत चलेगा, तो इसकी 3 मात्रा हो जाएंगी और इसकी 2 मात्रा हो जाएंगी और इसकी 1 मात्रा हो जाएगी। अब ये ध्वनि जो प्रकार होते हैं वो भी तो शामिल करोगे, तो ध्वनि प्रकार जो हैं वो समझो। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये हो गए। अब ये कैसे चलेंगे वो समझो। तो उदात्त, ये उच्च ध्वनि को उदात्त कहते हैं, और फिर जो निम्न ध्वनि है ये अनुदात्त, और स्वरित का है ये मध्यम ध्वनि हो गई। ये इस प्रकार चलेगा। अब नासिका के योग के अनुसार जो नासिका है, योगानुसार, तो नासिका के अनुसार इसमें क्या, अनुनासिक और निरानुनासिक, निरनुनासिक। तो कहने का तात्पर्य यह है हिरस्य दीर्घ प्लुत, हाँ हिरस्य दीर्घ प्लुत हो गए, तो 3 हो गए, और 3 ये हो गए 6, और ध्वनि के फिर 3 3 9, और
3 3 6 3 9। तीन, सही है। इसका एग्जाम्पल देखो, आ तो हिरस्व और आहा तो हो जाएगा अनुनासिक, और फिर हो जाएगा आ तो ये हो जाएगा निरानुनासिक। अनुनासिक, हिरस्व, हाँ निरानुनासिक। अब स्वर के जो छह जो भेद हैं तो लिकार के भी फिर हो जाएंगे। तो हिरस्व दशा 6 और प्लुत दशा 6, तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे। अब हम बात करें थोड़े उच्चारण स्थान की। तो इसमें क्या चलेगा, देखो इसमें जो कंठ उच्चारण स्थान है कंठ, अब इसका जो सूत्र है वो है अकुहु विसर्ज नियानाम कंठा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो आकार के 18 भेद, जिसमें आ और आ ये चलेंगे। फिर का है अकु, यानी आ और का, फिर का वर्ग, उसके हो जाएंगे का, खा, गा, गा और डा। फिर जो हा है हकार, ये विसर्ग या विसर्ज, विसर्ग और विसर्ज, विसर्ग ये है, तो इसके हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो उच्चारण स्थान इसका कंठ हो गया और ये इसका सूत्र हो गया, ये ऐसे करके चलेंगे। ये हो जाएंगे हमारे तीनों कंठवर्ण। फिर है कि तालु, उच्चारण स्थान इसका हो जाएगा तालु। तालु होगा तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा यचु यशाह नाम तालु। अब यचु यशाह नाम तालु है, तो इसमें कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो इसमें जो चलेगा वो इकार के 18 भेद और चू चा वर्ग के चा, छा, जा, झा और या, ये चलेंगे। फिर यकार, क्या लिखा है, ये चू ये सा, ये यकार के हो जाएंगे या और सा, शकार का सा, ये है, ये हो जाएंगे तालव्य।
नेक्स्ट है इसमें कि मूर्धा, उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। सीधे तुम्हें दिखाई ही न दें तो कैसा रहेगा। देखो इसमें क्या है कि जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से बोले जाएंगे तो अकु विसर्जिया नाम कंठा आ बड़ा और कु यानी कि का वर्ग, और हा जो विसर्ग है वो कहाँ से इसका जो चलेगा तो आकार के 18 भेद हो जाएंगे। और फिर इसमें आकार के 18 भेद हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि का वर्ग है उसके का से रा तक ये कंठ से बोले जाएंगे, और हकार ये विसर्ज और विसर्ग ये कंठ से, तो ये इतना पोर्शन है ये कंठ से बोला जाए। फिर जो है दूसरे नंबर जो तालु, तो ये चू यशा नाम तालु, तो ई दीर्घ और हिरस और चू यानी कि चावर्ग और या और सा, तो इनके ये कैसे करके चलेंगे तो इकार के 18 भेद और चावर्ग हो गया, और एकार या शा और या ये किससे बोले जाएंगे, ये तालु से बोले जाएंगे। फिर एक जो मूर्धा है तो मूर्धा जो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो री के जो टावर्ग और रा और सा और री जो इस तरीका से चलती है। हिरस्वरी और दीर्घी टू वर्ग और रा और शाह, तो इसका जो बोला जाएगा वो कैसे चलेगा। तो इसमें क्या है कि रिकार के 18 स्वतंत्र भेद, तो ये जो री है इसके इस तरीका से चलेंगे, और जो टा है टा वर्ग हो जाएगा सकार रा और शाह और रिकार के 30 संयुक्त वर्ण, तो ये किससे बोले जाएंगे, ये मूर्धा से बोले जाएंगे। फिर है जो ऋतुल सानाम दंता, तो जो लरी है वो 12 स्वतंत्र वेद हैं, और जो लरी है और लरी थर्ड इसके 30 भेद हो जाएंगे, और दंत के दंत वर्ण ये कहलाएगा। लेकिन एक चीज़ और समझ लो, जो लरी है इसका दीर्घ नहीं होता, और तू वर्ग ये ता था दादा ना, और लकार का जो ला है और सकार का सा ये भी दंत से बोले जाएंगे। फिर है कि औष्टव, तो उपद्मानीय नाम ओष्टव, तो ऊ पू और पा माध्य नाम ओष्टव, ये ऐसे खुलेगा, तो आकार के 18 भेद हो जाएंगे। और फिर पू के जो पावर्ग है उसके हो जाएंगे पा फा वा भा, और उपध्य मान जो अर्धस्वर हैं ये कहाँ से बोले जाएंगे, ये ओष्ट से बोले जाएंगे। अब नेक्स्ट है कि जो उच्चारण स्थान में, तो कंठ तालु, तो ए दो तो कंठ तालु, ये एत तो और कंठ तालु इसके जो बोले जाएंगे वो कैसे बोले जाएंगे, एकार के 12 भेद, एक ऐकार के 12 भेद, और आ ई और आ ए, तो ये कंठ से बोले जाएंगे। फिर आता है कंठोष्ठ, तो ये कंठ और ओठ से बोले जाएंगे। तो इसमें क्या क्या है, कंठोष्ठ ओ औदो कंठोष्टम, तो ये इसमें हो जाएगा ओकार के 12 भेद, औकार के 12 भेद और आ ऊ ये चलेगा, ये कंठोष्ठ वर्ण हो जाएंगे, कंठोष्ठ वर्ण। फिर आ जाएगा घ्राण नासिका, तो घ्राण नासिका में है कि नासिका अनुस्वारस्य, तो ये हमारा नाम नासिका चा, तो इसमें शिवसूत्रीय जो क्रम है और उच्चारणीय क्रम है, तो इसमें ये कैसे चलेगा, इसमें चलेगा इस तरीक़ा से, ये हमारा नाम तो कंठ और नासिका और तालु नासिका, मूर्धा नासिका, दंत नासिका और ओष्ठ नासिका। इससे क्या होगा, ये नासिक की ध्वनि है, अनुनासिक वर्ण हैं और पंचम वर्ण हैं, इन्हें इतने नामों से जानेंगे। फिर है कि जीवा मूल्यम, जीवा मूलिया नाम जीवा मूलम, तो ये का उखा ये जीवा मूल्य वर्ण है, जीवा मूल्य वर्ण है। और ओष्ठोर्धनम, तो जो उपध्यमानीय नाम मोष्ठोधर्नम, ओष्ठोधर्नम, तो ये भाष्य कथन है, और ये पा और फा ये भी अर्धस्वर हैं, तो इसमें जीवा ये उपद्यमानीय नाम में गिने जाएंगे। तो ये इस तरीक़ा से हमारा आज का ये उच्चारण स्थान ये कंप्लीट होता है।